इसमें पिचर प्लांट, वेनस फ्लाईट्रेप एंड सनड्यू। जैसे आपको पता है कि ये 3 प्लांट्स जिनकी डिटेल जो है एसटीबी में ज्यादा है। पिचर प्लांट है, वेनस फ्लाईट्रेप एंड जो सनड्यू है। इसी तरह से जो दूसरी हेडिंग है वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स, जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जाइलम एंड फ्लोएम की भी एक स्ट्रक्चर है, प्लस वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स, यानी ये बिल्कुल एनटीपी के अंदर हेडिंग है, वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स। एक और टॉपिक है इसमें, यानी जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ना है। नंबर 3 टॉपिक है ओस्मोटिक प्रेशर या प्रेशर जो पोटेंशियल है, इसके बारे में। ये 3 टॉपिक्स हैं जो प्लांट सेक्शन से इनका जो रिलेशनशिप है। तो ये टीएमसी के अंदर सबसे पहले जैसे ये सिलेबस है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे पिचर प्लांट, वेनस फ्लाईट्रेप एंड सनड्यू है, वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स एंड जाइलम एंड फ्लोएम की जैसे स्ट्रक्चर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्रेशर पोटेंशियल जो है, ये चीजें इनकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस। जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिस्क्राइब वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय द रूट, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम की स्ट्रक्चर के हवाले से भी, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एग्जांपल्स ऑफ जैसे कार्निवोरस प्लांट्स, इसमें पिचर प्लांट, वेनस फ्लाईट्रेप एंड सनड्यू है। तो ये सिलेबस जो डिजाइन किया गया है इसके अकॉर्डिंगली, जैसे हम अपने जैसे थोड़े से एसटीबी बुक की पॉइंट्स हैं, एसटीबी एज वेल एज एनटीबी दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कार्निवोरस प्लांट्स पे। कार्निवोरस, कार्नी रेफर्स टू फ्लैश। जैसे आपको सबको पता है कि जैसे प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं, फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं। देन इंटायर इकोसिस्टम के अंदर, सारे इकोसिस्टम के अंदर यही इनका प्रिपेयर्ड फूड आगे चलता है। जैसे ट्रैफिक लेवल्स हैं, फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, सेकंड ट्रैफिक लेवल, थर्ड ट्रैफिक लेवल, फूड चेन के अंदर इस तरह से ट्रैफिक लेवल्स हैं। जितने ऑर्गेनिज्म है, अदर हेट्रोट्रॉफ जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उन सब के लिए प्लांट्स ही जो है फूड प्रिपेयर करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है, ये आपने पढ़ा है कि रॉ मटेरियल है, रिएक्टेंट्स हैं, इनमें जो ग्लूकोज बनती है, ग्लूकोज से जैसे अदर कंपोनेंट्स बनते जाएंगे, इन्हीं प्लांट मटेरियल को दूसरे जो है ऑर्गेनिज्म, इस इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यूज करते हैं। इसी तरह से जो है फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम चलता है। प्लांट्स आर प्राइमरली, बात करने का मकसद, प्लांट्स आर प्राइमरली ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। प्लांट्स ये ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं। बट कभी कभार ऐसे भी सिचुएशन मीन्स कि ऐसा भी एक सॉइल या एनवायरनमेंट होता है, जैसे अगर आप प्लांट की रिक्वायरमेंट देखें तो क्या है, प्लांट की रिक्वायरमेंट ये है कि अपने कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो फोटोसिंथेसिस के जरिए मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं है कि ये इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ हैं, को कोई दूसरे प्रोटीन सोर्स के लिए जैसे अपनी जो पसंद की डाइट यूज करें, या कोई एक जो जैसे फैट रिक्वायरमेंट है तो वो किसी और सोर्स से ले। तो यकीनन जैसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट, जैसे हम अक्सर आपने देखा होगा जमीनों के अंदर या सॉइल के अंदर, ऐसा सॉइल जिसके अंदर नाइट्रेट ज्यादा होते हैं, हम उसे फर्टाइल सॉइल कहते हैं। क्यों कहते हैं, वाई? या जैसे रेन्स आती हैं, बारिशें आती हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ रेट बहुत ही तेज हो जाता है। क्यों होता है, वाई? बिकॉज एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन होती है, नाइट्रेट्स ज्यादा होते हैं उस सॉइल में। जैसे आप थर्ड डेजर्ट का भी एग्जांपल ले लें, जैसे थोड़ी बरसातें बारिशें होती हैं, उसके बाद यकदम जैसे वेरी ड्राई, जो बिल्कुल ड्राई हो चुके होते हैं ट्रीज वगैरह, वो यकदम ग्रीन हो जाते हैं। वाई? बिकॉज बारिश के पानी के हवाले से क्या है, नाइट्रेट्स ज्यादा है जिस सॉइल में। यानी ये डिस्क्रिप्शन करने का मकसद ये है कि जिस सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स ज्यादा होंगी वो प्लांट का फेवरेबल सॉइल होगा। क्योंकि नाइट्रेट से आगे क्या बनेगी, यकीनन नाइट्रेट से आगे अमाइनो एसिड्स बनेंगे, और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। तो यानी जमीनों के अंदर जो फर्टिलाइजर ऐड करने का मकसद ही यही होता है। अक्सर फर्टिलाइजर पे लिखा भी होता है कि इसमें नाइट्रेट है, फास्फोरस, बट नाइट्रेट तो तकरीबन जरूरी होता है। तो नाइट्रेट सॉइल, ऐसे सॉइल जिनमें नाइट्रेट ज्यादा होती है, तो यकीनन उनकी जो अंदर फिर अमाइनो एसिड्स बनेंगे, अमाइनो एसिड्स से आगे प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस का अमल उनमें होगा। अपनी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसी सॉइल से करेंगे। बट कुछ ऐसे सॉइल होते हैं, तो यानी ये सारी डिस्क्रिप्शन करने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे भी सॉइल होते हैं जिनमें
मे भी आपने जैसे इंटर क्लास में एक टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा हो या नहीं नहीं पढ़ा हो, तो ये सारी जो फिक्सेशन होती है बैक्टीरियल फिक्सेशन होती है। जैसे सॉइल के अंदर जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं बैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिससे पहले नाइट्रोजन साइकिल के अंदर फ्री और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होती है, नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, ये सारा बैक्टीरियल एक्शन होता है। ये बैक्टीरिया, इन्हें हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दूसरे एक ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो सॉइल के लिए अच्छी बात नहीं है कि अगर उस सॉइल के अंदर ज्यादा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो। ऐसा सॉइल जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को सपोर्ट करता हो, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को सपोर्ट करने वाला सॉइल कोई अच्छा सॉइल नहीं है, वो फर्टाइल सॉइल नहीं होगा। जैसे अक्सर जमीनों के अंदर जैसे बारिशें आती हैं तो प्लोइंग या हल दिया जाता है और ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई फसल वगैरह नहीं लगाया जाता, नेक्स्ट सीजन में लगाया जाता है। उसका मकसद ही यही होता है कि इसमें जो है एयर जाए, एयर जाए सॉइल के अंदर। जब एयर जाएगी तो ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं एयर जाने की वजह से, अंदर एयर जाने की वजह से ये मर जाएंगे, क्योंकि ये एनएरोबिक है, ऑक्सीजन मिलने से वो मर जाएंगे। तो एनएरोबिक बैक्टीरिया मर जाएंगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो वो सॉइल फर्टाइल रहेगा। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन, जैसे इसको हम जैसे थोड़ा लिंक दे रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल से, वाई बिकॉज ये प्लांट्स ऐसे सॉइल में रहते हैं जहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है, और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए ये फेवरेबल नहीं है। फिर क्या होगा, यकीनन तो अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे तो फिर अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कहाँ से लेंगे। कार्बोहाइड्रेट तो फोटोसिंथेसिस के जरिए बन रही है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो रही है, बट जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसके लिए यकीनन ये किसी दूसरे सोर्स यानी थ्रू द, जैसे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली के इनमें ये एडेप्टेशन आई है कि इन्होंने ऐसी स्ट्रक्चर से इनमें डेवलप हो गई है कि जो कार्निवोरस इन नेचर बन गए, कार्निवोरस इन नेचर बन गए। प्राइमरली कोई कार्निवोरस नहीं है, प्लांट ऑटोट्रॉफ है, ग्रीन प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस होगी होगी, बट अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये इनमें कार्निवोरी की हैबिट डेवलप हुई है, कार्निवोरी की हैबिट डेवलप हुई है। तो इसी तरह से आप एसटीबी बुक है ना, इसमें जरा एक एसटीबी में आप एक पॉइंट देखेंगे तो उसमें जस्ट एक इसको नोट कर लें, और उसके बाद जैसे हम इनकी जो अदर हेडिंग्स पे आते हैं, एसटीबी में चैप्टर नंबर 12 है, कार्निवोरस प्लांट्स की थोड़ी सी हेडिंग्स हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर। पेज नंबर 282 में है कार्निवोरस प्लांट्स, तो उसमें एक पर्सन का भी जिक्र है, जेडी हुकर सजेस्टेड दैट द कार्निवोरस डाइजेशन ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स इज लाइक द एनिमल्स। जैसे एनिमल्स वी आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ, पहले हम फूड इनटेक करते हैं देन डाइजेस्ट करते हैं बाय द एक्शन ऑफ इंजाइम्स, मैकेनिकल डाइजेशन और एज वेल एज केमिकल डाइजेशन। इंजाइम्स फाइनली, जैसे इंजाइम्स के जरिए जैसे डाइजेशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्सन का जैसे नोट करेंगे, जैसे पेप्सिन एंजाइम का जिक्र है। सेकंड पैरा के अंदर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पार्शियली ऑटोट्रॉफ प्लांट्स एंड पार्शियली हेटेरोट्रॉफ प्लांट। कार्निवोरस प्लांट्स जो होते हैं पार्शियली ऑटोट्रॉफ, यानी अगर हम कहें न्यूट्रिशन के हवाले से कंप्लीटली ये ऑटोट्रॉफिक है, नहीं। वाई बिकॉज इनके अंदर जैसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे चले जाते हैं। इसी तरह से पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक, पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक की मीनिंग ऐसे नहीं है कि यानी इनमें कंप्लीट जैसे हेटेरोट्रॉफ, जैसे ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स हैं मुकम्मल तौर पे हेटेरोट्रॉफ हैं, ये पार्शियल है, क्योंकि इनकी यहाँ फोटोसिंथेसिस की भी मैकेनिज्म होती है, फोटोसिंथेसिस के जरिए भी अपना फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि दे आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफ, पार्शियली ऑटोट्रॉफ एंड पार्शियली हेटेरोट्रॉफ है। इसी तरह से एक और जैसे पॉइंट इसमें थर्ड पैरा जो है, these plants commonly grow in areas where nitrogen is deficient due to unfavorable atmosphere for nitrifying bacteria but favorable for denitrifying bacteria। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, नोट करने जैसी है कि यानी ये बैक्टीरिया उन्हीं रीजन्स में, इलाकों में रहते हैं जहां पे मींस डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अच्छी तरह से रह सकते हैं, फेवरेबल एनवायरनमेंट है, सुइटेबल एनवायरनमेंट है उनके लिए, और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उनके लिए ये जो फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है। देन जो कॉमन एग्जांपल्स हैं जिसमें थ्री प्लांट्स का जैसे जिक्र है, तो इन थ्री प्लांट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले
3 प्लांट्स का हम जिक्र करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, या ये जो पॉइंट्स हैं ये कार्निवोरस प्लांट्स के हवाले से। तो एनटीबी की भी पॉइंट्स हैं, एनटीबी की पॉइंट्स के हवाले से आप देखें, कार्निवोरस आर इंसेक्टिवोरस, वोरिन रेफर्स टू ईट आर, अक्सर ये प्लांट इंसेक्ट्स को जैसे कैप्चर करते हैं, तो इस वजह से ये टर्म आया इंसेक्टिवोरस। कार्निवोरस, कार्नी रेफर्स टू फ्लैश, और जाहिर है इंसेक्ट भी जैसे वो हैं उसमें जो खाते हैं, इनकी नेचर डाइट, तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ट्रू फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये एनटीबी में जैसे वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि ये ऑटोट्रॉफिक तो है ही है, प्राइमरली ये ऑटोट्रॉफिक है, बट दे फीड आल्सो फीड ऑन इंसेक्ट्स बिकॉज दे यूजुअली ग्रो इन प्लेसेस वेयर नाइट्रोजन साल्ट्स आर नॉट रेडियली अवेलेबल, जैसे मार्शी एरियाज। जैसे मार्शी एरियाज की मीनिंग ये होती है कि जैसे वहाँ पे आप जैसे देखें ना कि वहाँ पे एयर अंदर सॉइल में ना जा सके, और थोड़ा सा वाटर, इसी तरह से कीचड़ जैसे इलाके होते हैं, तो मीन्स हल देने का जमीन के अंदर मकसद ही यही होता है कि इसमें जो है एयर दाखिल हो, एयर जाएगी तो यकीनन जो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो सॉइल के लिए अच्छे नहीं है वो मर जाएगी, उसलिए जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये रहते ही मार्शी एरियाज में है, तो जाहिर है उसमें अब ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो फेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाएगा डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए। So actually they use insects and other small organisms as their source of nitrogen. Such plants have modified leaves that are used to capture and digest the insects. तो यकीनन जैसे अदर नॉर्मल प्लांट्स और इन प्लांट्स में फ़र्क ये है कि इनकी जो पार्ट्स के अंदर, खास तौर पे लीव्स के अंदर जो मॉडिफिकेशन आई है, मॉडिफिकेशन की मीनिंग है उनके पार्ट्स में जैसे ऐसी एडेप्टेशन आई है जो अकॉर्डिंग टू, जैसे सबसे पहले उनको कैप्चर भी किया जाए, एक और देन केमिकल मॉडिफिकेशन के हवाले से कि उनमें जैसे एंजाइम या डाइजेशन की एक मैकेनिज्म जैसी लाइक द एनिमल, जैसे जेडी हुकर ने जैसे बताया था, तो इसी तरह से मैकेनिज्म भी इवॉल्व हुई है। सारे प्लांट्स ऐसे नहीं कर सकते हैं, बट ये इनमें स्पेशल एडेप्टेशन जैसे हुई है, ठीक है। दीज प्लांट्स हैव सर्टेन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया व्हिच हेल्प देम टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट प्रोटीन। ये सारे प्लांट्स में ऐसे नहीं होता है, खास तौर पे ये पिचर प्लांट की एक फीचर है कि उसमें कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, इवन कुछ इंसेक्ट के लार्वी भी होते हैं, इंसेक्ट के लार्वी भी होते हैं, वो भी इनको डाइजेशन में मदद देते हैं। ये ऐसी डिटेल हमारे बुक्स में नहीं है, ना ही याद करने की कोई जरूरत है, बट जो पॉइंट्स हैं एसटीबी के, हम पॉइंट्स इस वजह से याद करें, देखें कि इसमें कोई इक्वेशन नहीं है। हम जैसे एंट्री टेस्ट के प्रिपरेटरी फेज में हैं, तो उसमें जो यकीनन हम पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे, उस पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें ये तो बुक में पढ़ा, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन पैटर्न हम पढ़ रहे हैं, जो बुक में पढ़े हैं जो स्टूडेंट वो वेरी इंटेलिजेंट हैं, तो जाहिर है अच्छी बात है, आपकी फायदा होगा। बट यहाँ पे हम सबके लिए एक्सप्लेनेशन करेंगे कि टेक्स्ट बुक के अंदर कौन सी पॉइंट्स हैं, ये मिस ना हो जाए, इसको एक्सप्लेन करें, इसका मकसद क्या, यही मकसद होता है, ठीक है। और आप आगे जैसे हायर क्लासेस में और अब्रॉड भी सारा यही सिस्टम चलता है कि कोई पॉइंट भी मिस ना हो, उसको एक्सप्लेन भी किया जाए, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यकीनन आप इसी टेक्स्ट बुक के हवाले से जो पॉइंट्स हैं इनको नोट करते जाएंगे। इंसेक्ट लार्वी वाला सवाल जैसे ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, आप याद ना करें। द एग्जाम्पल्स ऑफ पिचर प्लांट है वेनस फ्लाईट्रेप और सनड्यू है। और जैसे ये एनटीबी की जो ये बैक्टीरिया के हवाले से एसटीबी में जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें जैसे मौजूद है टर्म, बट बैक्टीरिया को याद नहीं करना है। कौन सा सॉइल, ये ऐसा सॉइल है जो अनफेवरेबल फॉर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तो नाइट्रोसोमोनास एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोकोकस भी और नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। अब अनलकीली कहीं या लकीली कहीं अब ये सिलेबस में अब शामिल नहीं है, अदरवाइज नाइट्रोजन साइकिल के अंदर ऐसे बैक्टीरिया के नेम याद करने होते हैं। एंड फेवरेबल फॉर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो यानी ऐसे सॉइल में ये कार्निवोरस जो प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे जैसे हर एक प्लांट के हवाले से जो फीचर्स हैं। तो पहले पिक्चर प्लांट, पिक्चर जैसे आपको पता है कि एक इंग्लिश का वर्ड है, जनरल वर्ड है पिक्चर जनरल वर्ड है। और जिस तरह से ये सुराही टाइप जैसे ऐसी चीजें होती हैं तो उसे हम कहते हैं पिक्चर कहते हैं। जैसे आमतौर पे जैसे आप सुराही, स्वाद से सुराही जैसे कहते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, उसे हम कहते हैं पिक्चर कहते हैं। पिक्चर प्लांट के हवाले से जैसे आप ये पूरा अंदर एक स्पेस और गैप जैसे मौजूद है, ये एक रिम होती है और यहाँ पे ये लिड है। लिड की मीनिंग होती है ढक्कन, ये रिम है स्लिपरी होती है, जैसे इंसेक्ट इस पे आके बैठेगा तो फौरन इसके अंदर आ जाएगा
और देन ये ढक्कन जो इसमें बंद हो जाएगा, ये लीफ की मॉडिफिकेशन है, ये एक्चुअली लीफ की मॉडिफिकेशन है, ढक्कन बंद हो जाएगा तो इंसेक्ट के बाहर निकलने की कोई भी जगह या प्लेस नहीं बचेगी क्योंकि ढक्कन बंद हो गया है। ढक्कन बंद होने के बाद देन यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्शन या सिम्बायोटिक जैसे बैक्टीरिया या इंसेक्ट लार्वी वगैरह होते हैं, इनको डाइजेशन में मदद देते हैं। तो कॉमन पिक्चर प्लांट है। पिक्चर प्लांट इट हैज अ मॉडिफाइड लीफ पिक्चर लाइक शेप। तो यानी ये जो मॉडिफिकेशन किसकी है, मॉडिफिकेशन लीफ की है, शेप किस जैसा है, पिक्चर जैसा है, इस वजह से हम इसे कहते हैं पिक्चर प्लांट कहते हैं। तो कॉमन एग्जांपल में निपेंथिस है, सारासिनिया पर्प्यूरिया है, सिफेलोटस है, हेमी एम्फोरा है, डार्लिंगटोरिया, ये सारे जो है पिक्चर प्लांट के बायोलॉजिकल नेम है, ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है, एग्जाम्पल है इनके, ठीक है। तो जनरल नेम तो पिक्चर प्लांट है, किसी भी जैसे प्लांट हो या एनिमल, अक्सर आपने देखा होगा एक जनरल नेम होता है, दूसरा होता है उनका बायोलॉजिकल नेम। अगर आपसे याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, याद भी करनी चाहिए। और जैसे अब टाइम कम है तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है कि काम भी ज़्यादा हो जाता है, जैसे क्लासेस का, टेस्ट का, और फिर देन पीएमसी, ये टेस्टिंग पैटर्न, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें कभी कभार जैसे स्टूडेंट याद होते हैं, नहीं भी होते हैं, देन ये फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही होती है जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज़ में पूरे सेमेस्टर में जैसे कोई ना पढ़े और देन के मैं एग्जाम के दिनों में गैप में पढ़ूंगा, तो यकीनन फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। मेडिकल में आपका जो एम या एम्बिशन है वो एक दिन का नहीं होता है, या सडनली पेरेंट्स कहें कि आप जाएं 4 महीने के अंदर जो एंट्री टेस्ट की क्लास चल रहे हैं ज्वाइन करें और डॉक्टर बने, इस तरह से नहीं होता। इसके लिए भी यानी पूरा एक प्रोसेस होता है। जिनकी फर्स्ट ईयर अच्छी पढ़ी होती है, इंटर अच्छी पढ़ी होती है, देन उनको सेल की डायग्राम बोर्ड पे बनाने की कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म, तो उनको जरूरत नहीं होती है। ऐसे स्टूडेंट यकीनन उनको अपने तौर पे डबल ट्रिपल मेहनत करनी चाहिए, तब जाके इस मेन स्ट्रीम में आएंगे, एंट्री टेस्ट की जो रेस में आएंगे। अदरवाइज आखिर में जैसे ब्लेम गेम होती है, फिलहाल ने अच्छा नहीं पढ़ाया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा, आखिर में यानी अपनी जो नाकामी होती है अक्सर जो है वो दूसरों पे हम दे देते हैं। तो ये इस तरह से जो चीजें होती हैं, एक दो दिन की बातें नहीं होती हैं। जैसे हम बार बार डे वन से कहते हैं कि जो सवाल जो मेमोराइजेशन के है वो आपको मेमोराइजेशन करनी है। जैसे सेल चैप्टर है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस, ये आप जैसे स्टूडेंट के लिए कोई मीनिंग नहीं रखते, वाई, बिकॉज ये सारा प्रोसेस से गुजर के आते हैं, तो वो बात होती है। तो इसी तरह से जो आपसे याद हो सके, निपेंथिस है, सारासिनिया पर्प्यूरिया है, या डार्लिंगटोरिया है, हेलियम्फोरा, ऐसे लफ्ज याद करें तो बेहतर है, ज्यादा आपकी मर्जी। एक कॉमन पिक्चर प्लांट है जिसे सारसिनिया पर्प्यूरिया कहते हैं। पर्प्यूरिया येलो लफ्ज के लिए इस्तेमाल होता है, येलो पिक्चर प्लांट कॉमन नेम है सारसिनिया पर्प्यूरिया। और सारसिनिया फ्लेवा, फ्लेवा जो सॉरी सारसिनिया येलो, ये येलो पिक्चर प्लांट है, येलो। एंड जो ये अक्सर जैसे सवाल होता है कि ऐसे प्लांट कहाँ पे होते हैं, तो हमारे टेक्स्ट बुक में ये नहीं भी है, मतलब ये पाकिस्तान या हमारे इन जगहों पे नहीं मिलते, ये कनाडा, वाशिंगटन, अलास्का, कैलिफोर्निया, यूएसए वाली साइड पे मिलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इनकी लोकेशन याद करें। मैकेनिज्म जैसे अभी हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की है, या इसकी प्लांट की स्ट्रक्चर जैसे देखेंगे तो प्लांट में यही मिलेगा कि जैसे ये मॉडिफिकेशन है, लीफ की मॉडिफिकेशन है, जैसे ये पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा जैसे मौजूद है, ये भी एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, ये भी पिक्चर मौजूद है, लीफ की जो है मॉडिफिकेशन है। तो ओवरऑल पिक्चर ऐसे होता है जैसे आप देख रहे हैं कि ये रिम होती है, सिल्परी एक रिम और ये उसका एक ढक्कन है। जैसे इंसेक्ट आता है तो ये इंसेक्ट अंदर आया, ढक्कन जो बंद हो जाएगा, और जैसे ढक्कन को जैसे लिड कहते हैं, ये सिल्परी जोन दैट इज द रिम होता है। और इसके अंदर जब ये एक बार आ जाएगा तो उसके बाद ये ग्लैंडुलर जोन यानी ग्लैंड्स हैं डाइजेशन के लिए, तो इस यकीनन इंसेक्ट को या फ्लैश को या प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, अमाइनो एसिड बन जाएंगे, देन उसमें से अपने अमाइनो एसिड बनाएंगे और अपनी ग्रोथ वगैरह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए वो प्रोटीन को यूज करेंगे। तो इससे हम कहेंगे कि ये पिक्चर प्लांट की जो हेडिंग है वो इतना ज्यादा काम नहीं है, एक दो तीन लफ्ज हैं, बायोलॉजिकल नेम है जो आप यकीनन याद करेंगे, बायोलॉजिकल नेम जो याद करेंगे, बाकी इतना ज्यादा काम नहीं है। अब दूसरे प्लांट पे हम आते हैं, ड्रोसोरा इंटरमीडिया जैसे सन ड्यू कहते हैं, सन ड्यू जैसे कॉमन नेम है, ये जो है बायोलॉजिकल नेम है, ड्रोसोरा इंटरमीडिया बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। जैसे स्पून
लीव्ड सनड्यू, जैसे ये जैसे जनरल नेम है, ये हमारे टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं है, आप याद ना करें, कोई इशू नहीं है। प्लांट विद लूज एंड एबेंडेड हाफ अ डजन प्रोस्ट्रेट रेडिएटिंग लीव्स। प्रोस्ट्रेट लफ्ज की मीनिंग होती है, जैसे हॉरिजॉन्टल होता है उसके लिए लफ्ज प्रोस्ट्रेट इस्तेमाल होता है, और प्रोस्ट्रेट रेडिएटिंग लीव्स, टाइनी लीव्स बियर हेयर लाइक टेंटिकल्स। ये टेंटिकल की फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ये लीव्स के ऊपर जैसे टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स क्या करेंगे, यकीनन जैसे कैप्चर करने में किसी भी, हालांकि इसमें शुगर एक सीक्रीशन ऐसी प्रोड्यूस होगी जिसके अंदर स्टिक भी हो जाएंगे, बट कैप्चर करने के लिए जैसे टेंटिकल्स जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। एक इनके अंदर एक सीक्रीशन है जो म्यूकस लाइक है, जिस वजह से ड्यू की तरह नजर आता, जैसे सनलाइट हो और उस पर ड्यू ड्रॉप्स, जैसे सनलाइट और प्लांट पे कोई ड्यू के ड्रॉप्स जैसे सुबह में देखते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से क्या होता है कि इनके अंदर एक म्यूसिलेजिनस म्यूकस लाइक सीक्रीशन प्रोड्यूस होती है, इस वजह से इन प्लांट का सन ड्यू नेम रखा गया है। बट वो ऐसी सीक्रीशन होती है जिसके अंदर इंसेक्ट्स आके जो है ट्रैप हो जाते हैं, सफोकेट हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी स्केप की कोई जगह नहीं होती है, टेंटिकल्स उनको जो है कैप्चर करने में मदद देते हैं, देन ये प्लांट्स डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे सनड्यू के इतनी ज्यादा पॉइंट नहीं, ये एसटीबी की पॉइंट है। इंसेक्ट्स अट्रैक्टेड बाय प्लांट ऑर्डर, ये एसटीबी की पॉइंट है जो एसटीबी के अंदर मौजूद है। वाई प्लांट इन, ऐसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इन प्लांट्स पे क्यों आते हैं, कोई अट्रैक्शन दो होती है, तो वो अट्रैक्शन है ऑर्डर, ऑर्डर की वजह से ये अट्रैक्ट होके आते हैं। बट वहां पे तो जैसे एक जैसे सिल्परी सिक्रीशन भी है, प्लस में टेंटिकल्स हैं जो इसको पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। इसी तरह से क्या होगा, रिजल्ट ये होगी कि अब वो उस इंसेक्ट की जो है यकीनन वहीं पे डाइजेशन हो जाएगी। जाहिर है इंसेक्ट है, प्रोटीन्स होंगे, डाइजेस्ट किस में होंगे, अमाइनो एसिड्स में होंगे, देन वो अपने जो है प्रोटीन बनाते रहेंगे, आर ट्रैप्ड। ठीक है, बाकी ये एक्चुअल जो रेफरेंस बुक्स वगैरह हैं उनकी जैसे पॉइंट्स हैं, लीव्स, तो आपको बस याद करना जरूर नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली ये होता है कि लीव ब्लेड्स आर डेंसली कवर्ड विद स्टार्क म्यूसिलीजिनस ग्लैंड्स। म्यूसिलीजिनस ग्लैंड्स की मीनिंग होती है जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं ना, स्लाइमी सीक्रेशन म्यूकस लाइक, वो प्रोड्यूस करते हैं शुगरी नेक्टर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। तो ये रेफरेंस बुक की पॉइंट है, हम अपने एसटीबी के साथ चलेंगे जिसमें जैसे ऑर्डर लिखा हुआ है, तो हम यकीनन जो बुक में पॉइंट लिखी होगी हम उन्हीं पे जाएंगे। जैसे कल परसों जैसे आप स्टूडेंट को याद है जब हमने एंजाइम पढ़ा था, उसमें लॉक एंड की का थोड़ा सा जो रेफरेंस बुक की पॉइंट्स हैं और हमारे एनटीबी में फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, मैंने उसको, आपको याद होगा यहाँ पे ग्रीन कलर दिया है कि एक्चुअली रेफरेंस बुक को या जो जहाँ पे दूसरे बुक्स हैं वो इनकी अपोजिट लिख रहे हैं, बट एनटीबी के अंदर जो है लॉक एंड की के लिए अलग अलग है, जैसे मैकेनिज्म दी गई है। तो हम किसको, हमें किससे फॉलो करना चाहिए, हमें अपने बुक को फॉलो करना चाहिए। व्हाट्स जो कुछ भी जैसे लिखा होता है, कभी कभार हमें बुक में जो पॉइंट्स होती हैं उन्हीं को फॉलो करना होता है। तो ये तो रेफरेंसेस हैं कि जैसे शुगरी नेक्टर होती है वो अट्रैक्ट होकर आते हैं, देन बिकम ट्रैप्ड बाय द म्यूसिलेज, म्यूसिलेज म्यूकस जैसी सिक्रीशन उसमें, अनलेस दे आर स्ट्रांग इनफ टू एस्केप, अगर पावरफुल होंगे तो वो उससे एस्केप करके निकल जाएंगे, वरना क्या होगा, सफोकेट एंड डाई फ्रॉम एग्जॉशन। एग्जॉशन की मीनिंग होती है, जाहिर है वो वहीं पे ट्रैप रहेंगे, वो अपना, उनको फूड नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा तो देन वो मर जाएंगे, और देन प्लांट जो उनको डाइजेस्ट करता रहता है। तो ये भी इसी तरह से हमारे यहाँ इन मुल्कों में नहीं है, नेटिव टू यूरोप इधर है फला फला, बट हमें एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है तो उसमें एक जो की पॉइंट है, की पॉइंट है वो एक ऑर्डर है जो आप जिसको नोट करेंगे। नंबर 2 टेंटिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं। टेंटिकल्स विद ग्लैंड्स एंड टिप्स इन लीव्स के अंदर है, लीव्स की मॉडिफिकेशन है, ये 3 लफ्ज एटलीस्ट याद करने, 3 वर्ड्स आपको याद करने। ठीक है, 3 वर्ड्स याद करने। अब हम इसकी एक थोड़ी सी जैसे टेंटिकल्स भी है और उसमें जैसे आप देख रहे हैं कि सनड्यू प्लांट के हवाले से ये जैसे ड्यू की तरह ऐसे ड्राफ्ट्स की सूरत में नजर आते हैं। एक्चुअली ये लीव्स की टिप पे ऐसे टेंटिकल्स हैं, ये इंसेक्ट है जिसको इन्होंने ट्रैप किया हुआ है, ट्रैप किया हुआ है। तो मीन्स शुगरी सिक्रीशन भी थी, ऑर्डर भी थी, इस वजह से इंसेक्ट आया, बट ये जो अब ये पकड़ा गया है, टेंटिकल्स भी हैं, तो इस तरह से ये सफोकेट होकर मर जाएगा। ये एक्चुअली लीफ की मॉडिफिकेशन है। उसके बाद तीसरा और आखिरी प्लांट है, बहुत ही एक ऐसा प्लांट जैसे चार्ल्स डार्विन ने भी उसने ऑब्जर्व किया था, उसके लिए नेम दिया। बहरहाल हम पॉइंट्स पे आते हैं, जो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है,
कार्निवोरस प्लांट में नंबर 3 डायोनिया म्यूसिपुला, जिसे वेनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। वेनस फ्लाई ट्रैप कॉमन नेम है, ये बायोलॉजिकल नेम है डायोनिया म्यूसिपुला। डायोनिया वेल नोन फॉर ऑल कार्निवोरस प्लांट, जितने भी कार्निवोरस प्लांट उन सब से वेल नोन है। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि द मोस्ट वंडरफुल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड। चार्ल्स डार्विन आपको पता है कि वॉयज पे था, तो कलेक्शन कर रहा था प्लांट्स की, एनिमल्स की, डिफरेंट उसकी ऑब्जर्वेशन थी, तो उसमें इस प्लांट को देखा तो इसने इसके लिए कहा था द मोस्ट वंडरफुल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? इट इज रोजेट ऑफ प्रोस्टेट रेडिएटिंग लीव्स विद द इनफ्लोरेसेंस इन द सेंटर। इनफ्लोरेसेंस इन द सेंटर वो अरेंजमेंट होती है फ्लावर की, वाट्स हो, बट रोजेट एक ऐसा लफ्ज है जिसकी मीनिंग होती है सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स। जैसे अगर हम इसकी प्लांट की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यानी एक ऐसी पॉइंट जिसमें सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स जैसे मौजूद है, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, और यहाँ पे जैसे इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर वगैरह इनकी अरेंजमेंट मौजूद है। तो सर्कुलर लीव्स की जो अरेंजमेंट होती है कॉमन पॉइंट से, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रोजेट स्ट्रक्चर कहेंगे। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रोजेट। कोई टर्म आपको याद नहीं करना है, डेफिनेशन याद नहीं करनी है, जस्ट एक एनटीबी में जैसे एसटीबी में जैसे टर्म है रोजेट ऑफ द लीव्स, तो रोजेट क्या होगा, तो हमें ये पॉइंट नोट करनी है। लीव्स की मॉडिफिकेशन है, सिंपली ये लीफ की मॉडिफिकेशन है। मोर ओवर जैसे किसी भी आप टिपिकल लीफ को आमतौर पे आपने जैसे देखा होगा, लीफ के जो पार्ट्स होते हैं उसमें ये स्टाक जो होती है, स्टाक को हम कहते हैं, स्टाक को हम कहते हैं पिट्यूल कहते हैं। स्टाक इज कॉल्ड पिट्यूल, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। और ये इससे मिलेंगे लीफ ब्लेड, दिस इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड के लिए टेक्निकल टर्म होता है लेमिना। लेमिना इज द लीफ ब्लेड। और ये सेंटर में जो थिक लाइन जो आपको नजर आ रही है, यकीनन लीफ में आपने देखा होगा, इसे मिड रिब कहते हैं, ये मिड रिब है, और मिड रिब के बाद ये वेन्स वगैरह होती है, यही अरेंजमेंट होती है। तो काफी सारे लीव्स ऐसे भी आपने देखे होंगे, इनकी फोल्डिंग वगैरह भी होती है। तो ये एक टिपिकल जैसे लीफ की, एक सिंपल लीफ की स्ट्रक्चर है। बट जब हम यहाँ पे ये दो लफ्ज इस्तेमाल होंगे, एक लेमिना भी इस्तेमाल होगा, मिडरिब भी इस्तेमाल होगा, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि लेमिना किसे कहते हैं, मिडरिब किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से द जंक्शन ऑफ पिट्यूल एंड लेमिना, तो यानी ये क्या है, ये पिट्यूल स्टाक और ये क्या है लेमिना, इसकी जंक्शन पे क्या है, कंस्ट्रिक्टेड अप टू द मिडरिब। वो कंस्ट्रिक्टेड है, कंस्ट्रिक्टेड लफ्ज की मीनिंग होती है नैरो पॉइंट। हम लीफ की भी स्ट्रक्चर देखते हैं, अप टू द मिडरिब द पिट्यूल इज विंग्ड एंड लेमिना हैज टू हाफ्स। जो लेमिना है उसके दो हाफ है। जैसे अगर हम कहें कि ये मिडरिब और ये जो है लेमिना की दो हाफ है, और लेमिना के दोनों हाफ पे जैसे हमारे यहाँ फिंगर्स मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कोई चीज इसके अंदर आ जाए तो उसको फौरन लॉक कर दें, इंटरलॉक हो जाते हैं टीथ। इंटरलॉक होने के बाद जैसे अगर कोई इंसेक्ट आएगा भी तो उसको एस्केप होने के लिए वो जगह नहीं है। प्रोटीनियस कोई भी चीज इसके अंदर जैसे आएगी तो ये टीथ दोनों लेमिना के इंटरलॉक हो जाते हैं, देन उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। चाहे वो एक छोटा इंसेक्ट क्यों ना हो, छोटी अगर फिश भी हम रखें तब भी वो उसमें इंटरलॉक हो जाएगा, फ्लैश का टुकड़ा रखेंगे तब भी इंटरलॉक हो जाएगा। अगर वुडन चीज रखेंगे तो ये इंटरलॉक नहीं होगा, अगर कोई पत्थर रखेंगे तो ये इंटरलॉक नहीं होगा, क्योंकि इनमें 3 सेंसिटिव हेयर्स मौजूद हैं। वो सेंसेशन और सेंसरी स्ट्रक्चर जस्ट प्रोटीनियस कोई स्ट्रक्चर होगी तो उस वक्त ये इंटरलॉक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ह्यूमन फिंगर अगर रखेंगे, क्योंकि ये फिंगर फ्लैश मीट प्रोटीन है, तब भी इंटरलॉक हो जाएगा। तो ये इस वजह से चार्ल्स डार्विन ने इसे वंडरफुल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड का, कि सिर्फ प्रोटीनियस चीजें होती हैं उनमें जो ये इंटरलॉक होता है। मिडरिब के जो दोनों साइड जैसे लेमिना पार्ट होता है उसमें टीथ हैं, तादाद ये आपको याद करना, टोकन टाइप का सवाल है, तादाद याद करना, ठीक है। तो लेमिना विथ मिडरिब इन सेंटर ईच हैव 12 to 20 teeth and teeth on one half interlock with the teeth of the other end, and in the center of the dorsal surface of lamina are numerous secretory glands. secretory glands से यकीनन डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। जो फूड वगैरह उसमें प्रोटीनियस फूड आया था, ट्रैप हो गया था, वो यकीनन उसको देन डाइजेस्ट करेंगे। 3 सेंसरी हेयर, जो इसमें जो की क्वेश्चन है वो एक टीथ की तादाद है, और दूसरा क्वेश्चन है 3 सेंसरी जो प्रोजेक्शंस हैं, हेयर लाइक जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो जैसे पत्थर की वजह से जैसे इंटरलॉक नहीं हो रहा है, या किसी प्लास्टिक की वजह से, वुडन चीजों की वजह, ओनली एंड ओनली प्रोटीनियस जो है कोई चीज आएगी, इंसेक्ट आएगा या कोई फ्लैश रखेंगे तो ये इंटरलॉक होगा। आउटवर्ड्स विच इज सेंसिटिव टू टच, और सेंसिटिव टू टच होगा, यकीनन डिस्क्रिप्शन एसटीबी में ज्यादा है, एनटीबी में कम है। तो ये जैसे देखें प्लांट की स्ट्रक्चर है,
जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले रोजेट एक टर्म पढ़ा था, जैसे ये सेंट्रल पॉइंट है और उसमें जैसे लीव्स जो सर्कुलर पैटर्न में ओरिजिनेट होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को रोजेट कहते हैं। लीफ की मॉडिफिकेशन होती है जिसमें जैसे ये दो जैसे हाफ है, हर एक हाफ के अंदर आप जैसे रोज देख रहे हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो कितने हैं, टीथ लाइक ऐसी स्ट्रक्चर है तकरीबन 12 to 20 है, और इनके अंदर 3 हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो सेंसरी नेचर है ये मौजूद है। यकीनन यहाँ पे कोई भी जैसे अगर प्रोटीनियस चीज आएगी तो इस तरह से ये बंद हो जाएंगे। तो ये जैसे बंद हो गया, ये ओपन पड़ा है, ये जैसे ओपन इलस्ट्रेशन में बताया गया है, और ये इस तरह से बंद हो जाएंगे। तो इसी तरह से एक ट्रैप्ड इंसेक्ट भी दिखाया गया है इलस्ट्रेशन के अंदर, जैसे ये ट्रैप्ड इंसेक्ट है, दोनों हाफ इस तरह से बंद हो जाएंगे तो यकीनन जैसे इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा। देन इसके अंदर ग्लैंड्स हैं जो इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये छोटी सी पॉइंट्स थी जो इतना बड़ा टॉपिक नहीं था। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हेडिंग में आते हैं। जैसे नेक्स्ट हेडिंग में जाने से पहले यकीनन जो आप एक टॉपिक किसी भी टॉपिक में जो आगे की टॉपिक है उनमें से जाने से पहले, चाहे वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्रेशर वगैरह हो, तो उससे पहले एक ऑस्मोसिस की एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यही टर्म्स जो आगे रिपीटेडली इस्तेमाल होंगे। जैसे ऑस्मोसिस के हवाले से आपने इंटर क्लास में चैप्टर 1 के अंदर जैसे पढ़ा था, इंटर क्लास में चैप्टर 1 जो होम्योस्टेसिस का चैप्टर था, यकीनन उसमें आपने जैसे देखा ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के हवाले से, जैसे एक यू शेप्ड जैसे ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब के अंदर जैसे यू शेप ट्यूब के दरमियान जैसे एक बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर हम रखें और एक जगह पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन रखें, जैसे हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो, जैसे ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन में है, और दूसरी साइड पे अगर सॉल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन हो, एक साइड पे सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन रखें और दूसरी साइड पे सॉल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन रखें। तो सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन है एक साइड पे और दूसरी साइड पे लोअर है, तो यकीनन जहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा उस जगह पे वाटर मॉलिक्यूल की हायर कंसंट्रेशन है ये, और दूसरा जो साइड होगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे ये इनकी लो कंसंट्रेशन है, ये इनकी लो कंसंट्रेशन, ये वाटर लो कंसंट्रेशन में, यहाँ पे जो ये वाटर है ये वाटर हायर कंसंट्रेशन में होगा। अगर वाटर हायर कंसंट्रेशन में है और दूसरे साइड पे जैसे ये यहाँ पे दूसरे यू शेप ट्यूब में ये वाटर लोअर कंसंट्रेशन में, वाटर इन लोअर कंसंट्रेशन, और बट इसमें जैसे आपने देखा कि सॉल्यूट जो है ये सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन में हो, सॉल्यूट जो हायर कंसंट्रेशन में है, और दूसरे साइड पे अगर हम देखें यहाँ पे सॉल्यूट जो है सॉल्यूट लोअर कंसंट्रेशन में, सॉल्यूट लोअर कंसंट्रेशन में, और इनके दरमियान जैसे ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यू शेप ट्यूब के अंदर जैसे अगर ऐसी सिचुएशन रखी जाए, एक साइड पे जैसे हायर वाटर कंसंट्रेशन हो, दूसरी साइड पे लोअर वाटर कंसंट्रेशन हो, तो हमेशा वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कब तक ये अमल होगा? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक कोई इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक ये यानी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर वाटर कंसंट्रेशन होता रहेगा। तो इस हवाले से जो डेफिनेशन बनती है ऑस्मोसिस की, डेफिनेशन जो बनेगी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जैसे क्या होगा, ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी, ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की ही मूवमेंट होगी। कहाँ से किस तरफ? वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर वाटर कंसंट्रेशन, हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर वाटर कंसंट्रेशन, लोअर वाटर कंसंट्रेशन। जैसे आप देख रहे हैं जहाँ पे एक साइड पे जहाँ पे ट्यूब के अंदर यू शेप ट्यूब के अंदर जहाँ पे हायर वाटर कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट की मूवमेंट नहीं हो रही है, वाटर की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर वाटर कंसंट्रेशन। इसी तरह से आप जैसे देखें जो ऐसा जैसे जाहिर है ये सोल्यूशन ही होगा, वाटर अगर लोअर कंसंट्रेशन में, सॉल्यूट अगर हायर कंसंट्रेशन में हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे, ऐसा सोल्यूशन यकीनन होगा उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन में हो
और सॉल्यूट जब लोअर कंसंट्रेशन में हो तो ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये दो लफ्ज एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। हाइपरटोनिक सोल्यूशन किसे कहते हैं और हाइपोटोनिक सोल्यूशन किसे कहते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन किसे कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन किसे कहते हैं? हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो वाटर की मूवमेंट कैसे किस तरफ हो रही है? वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टुवर्ड्स द हाइपरटोनिक सोल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें सॉल्यूट के हवाले से देखें कि वाटर की मूवमेंट क्या होगी, अगेन उस सोल्यूशन से रिलेटेड है। वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूट के हवाले से अगर देखा जाए, सॉल्यूट के हवाले से देखा जाए तो यानी लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से लेकर वाटर जो है हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें एक और पॉइंट, जैसे एक टर्म है वाटर पोटेंशियल, एक टेक्निकल टर्म है दैट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल की मीनिंग होती है एबिलिटी टू लूज वाटर मॉलिक्यूल, एबिलिटी टू लूज वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की लूज होने की एबिलिटी, इसे हम कहेंगे वाटर पोटेंशियल सिंपल वर्ड्स में। बाकी और केमिस्ट्री या थर्मोडायनामिकली और डेफिनेशन भी है, बट बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जैसे देखें, अगर ये ऐसे दो सिस्टम हो, एक में जैसे हायर वाटर कंसंट्रेशन हो, दूसरी साइड पे अगर लोअर वाटर कंसंट्रेशन हो, कौन सी सिचुएशन है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी सिचुएशन है जैसे प्लांट्स, अक्सर आपको पता है कि प्लांट्स कहाँ है, सॉइल के अंदर है। सॉइल में अगर यहाँ पे हायर वाटर कंसंट्रेशन हो, वाटर की अगर हायर वाटर कंसंट्रेशन हो तो रिजल्ट क्या होगी, यानी सॉइल से वाटर जो है प्लांट की तरफ जाएगा, हायर वाटर कंसंट्रेशन से यकीनन तो प्लांट में क्या होगा, लोअर वाटर कंसंट्रेशन होगा। इनका रिलेशनशिप जस्ट ऐसे नहीं है कि यू शेप्ड ट्यूब है, एक्सपेरिमेंट है, प्लांट रिलेशन है ऐसे सोल्यूशन का या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का प्लांट की जो फिजियोलॉजी होती है, क्योंकि प्लांट में वाटर रिलेटेड ही मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, क्योंकि अपटेक का वाटर एंड मिनरल होता है, सॉइल से होता है। बाकी तो फूड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेंगे, बट जैसे आप देखें मिनरल्स हैं, वाटर है, सबकी एब्जॉर्प्शन जैसे सॉइल से होती है। तो जाहिर है सॉइल के एनवायरनमेंट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, या जैसे हम देखें कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या है। तो वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इनके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है। तो वाटर जैसे जहाँ पे अगर सॉइल में हायर कंसंट्रेशन में होगा तो देन जो है ये प्लांट के रूट्स के जरिए देन ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसे हम कहेंगे कि ये वाटर रिलेटेड प्रोसेस है। तो वाटर पोटेंशियल यानी एबिलिटी टू लूज वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल किस साइड से ज्यादा यहाँ पे जैसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जिस जगह पे वाटर ज्यादा कंसंट्रेशन में वहां से लूज होके, और जहाँ पे यकीनन वाटर की लोअर कंसंट्रेशन है उसी तरफ मूव हो रहा है, बट यहाँ पे एबिलिटी टू लूज वाटर मॉलिक्यूल इस साइड से ज्यादा है। तो यानी वाटर पोटेंशियल के हवाले से हम कहेंगे कि जहाँ पे वाटर पोटेंशियल हायर है, वाटर पोटेंशियल जो जहाँ पे हायर होता है, हायर से जो है वो लोअर की तरफ, वाटर पोटेंशियल हायर टू लोअर साइड की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें खुद वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन वो क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन जहाँ पे हायर वाटर कंसंट्रेशन है हमेशा वाटर मूव करेगा टुवर्ड्स लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर वाटर कंसंट्रेशन। इसी तरह से यहाँ पे एक प्रेशर जैसे डेवलप हुआ है, जैसे वाटर की कंटिन्यूस एंट्री की वजह से या इनपुट की वजह से एक यहाँ पे फर्दर जैसे इस प्रोसेस को रोकने के लिए जैसे एक प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर को कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ओस्मोटिक प्रेशर के हवाले से अगर देखा जाए, ओस्मोटिक प्रेशर के हवाले से अगर देखा जाए, ओस्मोटिक प्रेशर जहाँ पे वहाँ उस साइड पे लोअर होता है और इस साइड पे यकीनन जो हायर होगा, तो ये लोअर टू हायर ओस्मोटिक प्रेशर की तरफ वाटर मूव करेगा। मूवमेंट हमेशा जैसे वाटर मॉलिक्यूल की होती है, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसी तरह से जो है ये वाटर रिलेशन के प्रोसेसेस हैं, ये सारे प्रोसेस ओस्मोसिस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हैं। इसी ओस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट को अगर आप जहन में रखेंगे
तो फर्दर जितने भी आगे इश्यूज हैं आपकी या प्रॉब्लम्स हैं वाटर रिलेशन के हवाले से, जितने भी प्रॉब्लम है वो हल कर पाए। अच्छा, एक चीज जो पीएमसी के सिलेबस में है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विद रेफरेंस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ऐसी हेडिंग तो एनटीबी बुक में तो नहीं है। हम इनको कहाँ तलाश करेंगे? इसी एक्सपेरिमेंट से तलाश करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में कैसे, एक बार तो हमने पहले से ही पढ़ा है। पहले से कब पढ़ा था? आप स्टूडेंट को याद होगा, चैप्टर 1 जो होम्योस्टेसिस था उसके अंदर ही जैसे ये हेडिंग मौजूद है, और हमारे एनटीबी के अंदर भी हेडिंग मौजूद है। एनटीबी के अंदर भी एक ऐसा चार्ट दिया गया है, और जैसे सोल्यूशन वाइज ये क्वेश्चन आपको याद करना है, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। जैसे अगर ये 3 टाइप की सोल्यूशन है, जैसे आपको पता है कि सॉइल या जमीन जो होती है उसका कभी भी इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं है। कभी कभार जो वाटर बहुत ज्यादा आ जाता है, कभी जो सॉल्यूट ज्यादा हो जाते हैं, वाटर कम हो जाता है, तो प्लांट तो एक जगह पे फिक्स होता है। तो अपने वाटर की जो है कि कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो उस हवाले से मैकेनिज्म्स जो हमने पहले से ही इंटर क्लास में चैप्टर 1 होम्योस्टेसिस में पढ़ी है, वहां पे भी ये पॉइंट्स मौजूद है। मोर ओवर ये हमारे एनटीबी के अंदर भी एक ऐसा चार्ट मौजूद है, इसको देखेंगे, यही वाटर रिलेशनशिप है इसमें। पेज नंबर आप आएंगे, पेज नंबर 234 पे आएंगे तो चार्ट मौजूद है, उसको जरा देखते जाएं। 234 पे वाटर रिलेशनशिप है, 234 एनटीबी पेज पे। तो ये 3 जैसे सिचुएशंस दी गई हैं, जैसे मीडियम एंड इट्स इफेक्ट। अगर एक ऐसा मीडियम प्लांट का जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का है, अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट है ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन वाला एनवायरनमेंट है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा तो यकीनन क्या होगा, इस जगह पे वाटर की हायर कंसंट्रेशन होगी एज कंपेयर टू प्लांट। प्लांट के अंदर इसमें लोअर वाटर कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि बीच में जैसे यू शेप जो एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा था कि बीच में हम सेमी परमिएबल दिया था, तो सेमी परमिएबल यही कहाँ होगी? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यकीनन प्लांट सेल की है, और ये जो यू शेप्ड जैसे ट्यूब था उसका एक जो साइड था जहां पे वाटर की हायर कंसंट्रेशन थी, और ये दूसरा साइड है यू शेप जैसे सॉइल, तो उसमें अगर वाटर ज्यादा अवेलेबल है हम कंपेयर करेंगे कि ये नहीं, ये यू शेप ट्यूब का वो पोर्शन है जिसमें वाटर की हायर कंसंट्रेशन है। और इसी तरह से जो सॉइल और देन प्लांट की जो इंटरनल जैसे इसकी सिचुएशन है उसको हम यू शेप जो ट्यूब था उसका दूसरा पार्ट उसकी तरफ हम जो है इसको कंपेयर करेंगे। तो आपने देखा कि वाटर कहाँ से मूव किस डायरेक्शन में करता है? वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस हाइपोटोनिक सोल्यूशन के हवाले से वाटर पोटेंशियल इज हायर देन सेल सेप। सेल सेप किसकी बात हो रही है? इस सेल की। यहाँ पे तो जस्ट एक प्लांट सेल सिंगल दिखाया गया है, बट ये ओवरऑल प्लांट की सिचुएशन है कि प्लांट के सेल्स के अंदर जो सेल सेप होगा वहां पे वाटर पोटेंशियल लोअर होगा, और ये जो सॉइल है इसमें वाटर की प्रेजेंस ज्यादा है, तो यानी ज्यादा से कम वाली तरफ आएगा, तो यानी वाटर पोटेंशियल हायर देन सेल सेप होगा। नंबर 2, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लोअर देन सेल सेप, यानी सेल सेप है, सेल है, उसके अंदर हायर कंसंट्रेशन है, बाहर जो सॉल्यूट है वो कम है, इसी वजह से तो इसका नेम आया हाइपोटोनिक सोल्यूशन आया। और इसमें रिजल्ट क्या होगी? एंड ऑस्मोसिस होगी और मूवमेंट ऑफ वाटर इनवर्ड द सेल होगा। अब ऐसी सिचुएशन में आप सबको पता है कि वाटर जो है अगर हायर कंसंट्रेशन होगी तो यकीनन ये प्लांट के अंदर मूव करेगा। और यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन दी गई है उसमें आप जैसे देख रहे हैं ये जो एरो है एक सिंगल सेल के हवाले से कि वाटर इन की मीनिंग है इसके अंदर दाखिल होगा। अगर ऐसे सेल को आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो वाटर सेल के अंदर दाखिल होगा। इस वजह से जैसे ये सेल जो है टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड की मीनिंग है फिल विद वाटर। एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंड ऑस्मोसिस। एंड रेफर्स टू, एंडो रेफर्स टू इनसाइड, ये वाटर सेल के अंदर आएगा। अब बिल्कुल इसके अपोजिट है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर हाइपर जैसे अगर आप एक हाइपोटोनिक की फीचर्स याद कर लेते हैं तो हाइपर देन और भी आसान हो जाता है। कैसे? जैसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर आप देखें, हाइपरटोनिक सोल्यूशन वाटर पोटेंशियल इज लोअर देन सेल सेप। फॉर एग्जांपल वहां पे आपने जैसे देखा प्लांट के अंदर जैसे सेल सेप जो था, वहां पे सेल सेप जो प्लांट का था उसमें ये सेल्स हैं, तो उसमें आपने जैसे पहले देखा कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है उसमें लोअर थी। अब यहाँ पे यकीनन जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी, सॉल्यूट इस जगह पे प्लांट के अंदर हायर होंगी। सॉरी यहाँ पे हाइपरटोनिक हम पढ़ रहे हैं, हाइपर पहले हायर थे।
सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लोअर देन सेल सेप, ये एनवायरनमेंट का था। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के अंदर जो सॉल्यूट है ना उसकी बात हो रही है। यहाँ पे जो सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन में होंगे, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में होंगे, यकीनन तो जो सॉल्यूट इस जगह पे होंगे ये लोअर कंसंट्रेशन में होंगे। जहाँ पे सॉल्यूट लोअर कंसंट्रेशन में होते हैं यकीनन उस जगह पे वाटर की जो है हायर कंसंट्रेशन होती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वाटर जो है इस प्लांट सेल से निकल के सॉइल की तरफ आता है, सॉइल की तरफ आता है, एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, शुरू में जैसे श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिससे एक्सोस्मोसिस की वजह से हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ऐसे सेल को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और इसी रीजन की वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे क्रॉप्स जिनको अगर लगाया जाए और उसके बाद अगर पीरियडिकली टाइम पे उसको पानी ना दिया जाए तो उसके पत्ते मुरझाए हुए होते हैं। वाई? बिकॉज एक्सोस्मोसिस की वजह से, क्योंकि जिस सॉइल में वो प्रेजेंट है वहां पे वाटर कम है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो इस वजह से ये उनमें ऐसी सिचुएशन होती है। तो हाइपरटोनिक के हवाले से वाटर पोटेंशियल इज लोअर देन सेल सेप। किसकी वाटर पोटेंशियल, किसका वाटर पोटेंशियल, यानी सराउंडिंग एनवायरनमेंट का वाटर पोटेंशियल जैसे लोअर है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल हायर है। आपने ओस्मोसिस की जो पॉइंट्स आपने जहन में रखी हैं उसी में वो सेम चीज मौजूद है। सॉल्यूट पोटेंशियल इज हायर देन सेल सेप। सॉल्यूट पोटेंशियल किसका, सॉल्यूट पोटेंशियल इस सॉइल का हायर देन सेल सेप है। इस वजह से क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगी, एक्सोस्मोसिस और मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द यकीनन क्या होगा, आउट ऑफ द सेल होगा। तो ये सेल के हवाले से जैसे आप एरो देख रहे हैं तो ये एक्स ओस्मोसिस का प्रोसेस है, एक्स ओस्मोसिस का प्रोसेस है। एक्स ओस्मोसिस के जरिए जो है ये वाटर जो है बाहर आएगा। अब जो तीसरी कंडीशन है उसमें ये है कि यानी दोनों की बराबर, जैसे यहाँ पे जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन इस प्लांट की एज वेल एज सॉइल की जो बराबर हो तो उसे हम कहेंगे कि ये जो है आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। ऐसा एनवायरनमेंट जो होगा यकीनन हम उसे कहेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। वाटर पोटेंशियल इज द सेम एज द सेल सेप, क्यों है, व्हाई? बिकॉज सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज सेम एज द सेल सेप। सॉल्यूट कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट की एज वेल वो दोनों सेम है। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो नहीं होगी, नो नेट मूवमेंट। इसमें आपने देखा कि वाटर जो है प्लांट के अंदर आता है, बट इस साइड पे आपने देखा कि वाटर प्लांट से बाहर आता है। अब इसमें नेट मूवमेंट का मतलब होता है कि इधर जो है प्लांट सेल गेन करे या लूज करे, तो ऐसी तो कोई बात नहीं, या सॉइल में चला जाए या सॉइल से वाटर में आए, क्योंकि दोनों की जो है लाइक सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम है, एक जैसी है, तो नो नेट मूवमेंट होगी। काफी सारे बच्चों के ये सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, वो कहते हैं कि हमने ये सब चीजें पढ़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ऐसी चीजें हमने जैसे कई मरतबा पढ़ी है और इलस्ट्रेशन भी दी है, जिस तरह जितना वाटर इसमें अंदर आएगा उतना ही वाटर जैसे बाहर जाता जाएगा, इसमें कोई नो नेट मूवमेंट है। तो प्लांट के लिए कौन सी इसमें सिचुएशन बेस्ड होनी चाहिए, जैसे अगर स्टूडेंट से छोटा सवाल पूछा जाए तो प्लांट के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट कौन सा होना चाहिए, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक? ये 3 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन जो है टाइप करेंगे मुजीब रहमान साहब है। प्लांट के लिए बेस्ट सिचुएशन कौन सी होनी चाहिए जिसमें उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या बेहतर होंगी? हाइपोटोनिक, एग्जैक्टली, आप यू आर वेरी इंटेलिजेंट, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट बेस्ड है। बट एनिमल सेल के लिए हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट बेस्ड नहीं है। क्यों नहीं है, वाई? बिकॉज एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल नहीं होती है तो मीन से बस्ट हो जाएगा, अगर इतना ज्यादा पानी अंदर आएगा सेल के अंदर तो ये सेल बस्ट हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। एनिमल सेल के लिए हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट भी सही नहीं है, क्योंकि सेल का पानी निकल के बाहर जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगी और प्लाज्मोलाइसिस और डेथ हो जाएगी। एनिमल सेल के लिए ना हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट अच्छा है ना हाइपरटोनिक अच्छा है। एनिमल सेल के लिए ओनली एंड ओनली आइसोटोनिक एनवायरनमेंट वो अच्छा है। किस तरह से, अब हम एक और इलस्ट्रेशन में जैसे देखते हैं, या एनिमल सेल में जैसे आप देख रहे हैं कि अंडर आइसोटोनिक कंडीशन, तो आइसोटोनिक कौन सी, जैसे ये कोई भी सेल होता है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, इसका एक एनवायरनमेंट होगा, यकीनन सेल के बाहर का एनवायरनमेंट होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट होता है जिसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट अगर फॉर एग्जाम्पल आइसोटोनिक है, वो ही बेस्ड होगा, आइसोटोनिक होगा, बेस्ड होगा, क्योंकि जितनी वाटर की कंटेंट
अमाउंट सेल के अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। तो ये कंडीशन एनिमल सेल के अंदर अंडर आइसोटोनिक कंडीशन देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, ये बेस्ड है। बाकी अगर आप जैसे हाइपोटोनिक में रखेंगे तो यकीनन जैसे ये एरो अंदर आ रहे हैं, तो यानी एरो अंदर जिस तरह से आ रहे हैं ये वाटर को शो करते हैं। तो जितना ज्यादा वाटर जाएगा तो रिजल्ट क्या होगी, इसमें सेल वॉल नहीं है, देयर इज नो सेल वॉल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है तो ये लाइसिस हो जाएगी, बस्ट हो जाएगा, बस्ट होगा और लाइसिस हो जाएगी, लाइसिस होगी तो डेथ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यानी अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में भी रखेंगे तो एनिमल सेल का डेथ हो जाएगा। तीसरा एनवायरमेंट है हाइपरटोनिक सोल्यूशन का, जैसे ये एरोस हैं, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी उसमें रखेंगे सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन, वाटर सारा बाहर चला जाएगा, श्रिंक हो जाएगा एनवायरमेंट, वाटर लीव्स द सेल विच श्रिवल आर क्रीनेशन। क्रीनेशन आरबीसीज के लिए इस्तेमाल होता है, जब आरबीसीज जिनमें वाटर निकल जाए, सुकड़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन को क्रीनेशन कहते हैं। ये आरबीसीज के श्रिवल, क्रीनेशन, श्रिंकेज। तो ये देखिए श्रिंकेज है, ये बस्ट है, ये बस्ट हुआ है और ये सारा सेल जो श्रिंक हुआ है। तो ये जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे एनिमल सेल को वो भी बेस्ट सिचुएशन नहीं है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे वो भी बेस्ट सिचुएशन नहीं है। ओनली एंड ओनली बॉडी फ्लूइड्स जो है इवन ह्यूमन बीइंग उनकी बॉडी फ्लूइड्स आइसोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट होनी चाहिए। जैसे ह्यूमन बीइंग के हवाले से इस फ्लूइड का क्या नाम है, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, टाइप करेंगे ह्यूमन बीइंग में इस फ्लूइड को क्या कहेंगे? मुजीबुर रहमान साहब, हसन साहब जी, ब्लड प्लाज्मा जी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, अगर आपको याद हो, अवर सेल्स आर बाथ्ड बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं। उसका जैसे कंटेंट है और सेल के कंटेंट है, जैसे उनमें एक आइसोटोनिक सिचुएशन होनी चाहिए। अदरवाइज अगर इनमें ये बैलेंस नहीं होगा तो आपको पता है कि या तो सेल के अंदर पानी आएगा तो बस्ट हो जाएगा, जब बाहर पानी जाएगा शिरविल श्रिंक हो जाएगा, दोनों सिचुएशन में डेथ है। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और सेल इनका एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, इनका एक आपस में बैलेंस होना चाहिए, यही वाटर रिलेशनशिप है। इसी तरह से जो डायग्रामेटिक कभी कभार जैसे मे भी कोई पता नहीं कि सवालों का या क्वेश्चन का आगे पैटर्न क्या हो, अगर ऐसी इलस्ट्रेशन आ जाए, खास तौर पे इसमें प्लांट सेक्शन में ज्यादा होते हैं। तो जब आप ऐसे एरो देखें सेल से बाहर जा रहा है तो आप इसमें कितने सवाल हल कर सकते हैं कि यानी बाहर क्यों जा रहा है पानी सेल से और ये सेल श्रिंक क्यों हुआ है, तो उसके रीजन होंगे ना। यकीनन यहाँ पे एनवायरमेंट हाइपरटोनिक होगा, यहाँ का बाहर का हाइपरटोनिक होगा, और यहाँ पे एनवायरमेंट हाइपोटोनिक होगा, तभी ये ऐसा काम हुआ है। यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर है, और यहाँ पे जो है जैसे वाटर पोटेंशियल आपसे पूछा जाए इस जगह का वाटर पोटेंशियल कितना होगा, लो होगा या हायर होगा, ये वाटर पोटेंशियल हायर होगा या लो होगा, बस एक ही वर्ड बता दो। ऐसी डायग्राम में अगर हम सेल से पूछें, मुजीबुर रहमान साहब, यहाँ का वाटर पोटेंशियल हायर है या लोअर है? हायर, एग्जैक्टली राइट, हायर, क्योंकि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर वाटर पोटेंशियल, जो ओस्मोसिस में पढ़े। तो यानी बाहर के एनवायरनमेंट को हम कौन सा टर्म देंगे, यहाँ का एनवायरनमेंट होगा यकीनन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होगा। ऐसी अगर डायग्राम हो, कुछ भी ना लिखा हो, जस्ट एरोज हो और यहाँ भी जस्ट वाटर जैसे दिखाया गया हो, तो यानी ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तब, और ऐसा सेल होगा यकीनन उसे हम सेल को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहेंगे। इसी तरह से जैसे फ्लैशिड यानी इतनी जैसे नेट मूवमेंट ऑफ वाटर ना हो, जैसे दो एरोज हो, जितना वाटर अंदर जाए उतना ही वाटर बाहर जाए, तो इसमें नेट गेन नहीं होता है, तो सेल जो है फ्लैशिड सा लगता है। जैसे देखें ये सेल श्रिंक हो गया और ये खाली खाली सा है, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट होगा प्लांट के लिए? आप जैसे एक टर्म जैसे होगा उसका टाइप करें इस टर्म को, अगर ऐसे दो एरोस हो और फ्लैशिड सा हो, मुझे आइसोटोनिक, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आपने जस्ट डायग्राम को देख के आपने अंदाजा लगाया कि ये यहाँ का बाहर का एनवायरनमेंट आइसोटोनिक का होगा। तीसरी डायग्राम पे आते हैं, सबसे बेस्ट जो सिचुएशन प्लांट के लिए वो यही होती है टर्जिड सिचुएशन। तो इसमें जैसे आप देखेंगे एरोस आ रहे हैं, इसका मतलब है वाटर अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे हायर वाटर कंसंट्रेशन होगी यकीनन। जब ये हायर वाटर कंसंट्रेशन है, ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो है, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है और वाटर की हायर कंसंट्रेशन है,
इन्वायरमेंट अब कैसा होगा, यकीनन इस इन्वायरमेंट को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे, जिसकी वजह से वाटर अंदर आया। और ये टर्जिड कंडीशन होती है। टर्जिड लफ्ज की मीनिंग होती है फुल विद वाटर, या पानी से भर जाए, इस कंडीशन को हम कहेंगे टर्जिड। यही रिलेशन होता है, वाटर रिलेशन है, यही ओस्मोटिक प्रेशर का जो इम्पैक्ट होता है ग्रीन प्लांट्स पे या एनिमल्स पे, जो हमने कंपेरियन ली है। इसी तरह से फर्स्ट ईयर इंटर में चैप्टर 1 के अंदर जो होम्योस्टेसिस में भी ऐसी डायग्राम्स वगैरह मौजूद हैं, उनको भी जरा देखेंगे। अब हम नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास होगी, और कल हम इसके मजीद जो कुछ टॉपिक्स हैं, डेफिनेशंस हैं, थोड़ी डेफिनेशंस हैं, वो हम कल देखेंगे। और रिमेनिंग पोर्शन जो भी होगा ट्रांस